हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो चुका हूं। और आज हम लोग जो क्लास लेके चल रहे हैं, आज आप लोग को मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूं जो 2025 यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, स्पेशली यूपीएसआई के लिए। क्योंकि यूपीएसआई में आप देखेंगे जो 40 जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जहां से 15 से 16 क्वेश्चन के वेटेज सिर्फ आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होते हैं। तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से 15-16 क्वेश्चन बनेंगे। तो उसी टॉपिक पे हम लोग समझ बनाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग संविधान का परिचय लेंगे, फिर विषय देखेंगे कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है। और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से वन टॉपिक करके हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं 2025 एसआई के लिए। ठीक है, तो आइए दोस्त क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, तो हम लोग का मेन टॉपिक है बच्चे, आज का जो विषय है वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं भारतीय संविधान। आप मेरे साथ ही क्लास नोट्स बनाते चलिएगा, ये नहीं है क्लास नोट अलग से बनाना पड़ेगा, साथ साथ में क्लास नोट्स बना दीजिए। अब देखिएगा, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो पहले इसका सामान्य एक परिचय लेते हैं बच्चे। तो परिचय में अगर बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में अगर पूछे कुल कितने आर्टिकल है बच्चे, पहले हम लोग वन पॉइंट चलेंगे। आर्टिकल मतलब बोले बच्चे अनुच्छेद। तो कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद ध्यान देना, ये अनुच्छेद से दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछेगा बच्चे आपसे कि मूल संविधान में कितने हैं। तो ध्यान देना बच्चे, अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में हमारे हैं 395 आर्टिकल हमारे मूल संविधान में है। और वहीं अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, वर्तमान संविधान में, तो कई बुकों में अपने अलग अलग डाटा है किसके बारे में, पर आप मान के चलिएगा 454 प्लस, मतलब इसके आगे ABCD करके आप कई सारे जोड़ सकते हैं। अगर बच्चे दूसरी पॉइंट आपसे पूछे हमारे संविधान में कुल भाग कितने बच्चे, तो हमारे संविधान में भाग कितने बच्चे, तो ध्यान देना है कुल 22 भाग है। कितने हैं, 22 भाग हैं। तीसरा पॉइंट आपसे पूछेगा कुल कितनी अनुसूची है, अनुसूची, तो अनुसूची कितने हैं बच्चे, तो ध्यान देना यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछेगा मूल संविधान में, तो अगर पूछेगा मूल संविधान में कितने थे प्यारे, तो मूल संविधान में कितने थे, 8 थे। कितने थे भैया, 8 थे। अगर पूछे वर्तमान संविधान में कितने हैं, वर्तमान संविधान में कितने हैं बच्चे, तो वर्तमान संविधान में कितने हैं बच्चे, 12 है। कितने हैं, 12 है। आप ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो अगर विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछेगा तो कौन से, हमारा इंडियन है। कैसा संविधान है बच्चे, तो ध्यान देना है लिखित संविधान है। क्या है, लिखित संविधान है। हमारे यहाँ जो संविधान है वो कैसा बच्चे, लिखित संविधान है। अगर हमारी बात किया जाए, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था कैसा बेटा, संसदात्मक प्रणाली है। कैसा है, संसदात्मक प्रणाली है। हमारे यहाँ कैसी प्रणाली बेटा, संसदात्मक प्रणाली है। तो कह सकते हैं भारतीय संविधान में इन्हीं सभी बारों में हम लोग को क्या करना है, एक करके पढ़ना है। तब मेरी बात समझिएगा, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि संविधान कहते किसे है ना। सबसे पहला पॉइंट होगा कि संविधान कहते किसे है। पहले संविधान समझ लेंगे, फिर सब्जेक्ट को आपको बता देंगे, फिर वन करके पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है भैया। आइए, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग बनेगी बच्चे संविधान। संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग परिचय ले लेंगे पहले ना कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि संविधान, तो बताओ बच्चे, अगर संविधान को समझना है तो जैसा प्यारी एक बात समझिए हमारी याद। अगर मैं कहूं जहां पे लोग रहते होंगे, लोग जहां पे लोगों क्या होगा, लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं बेटा,
लोग हैं, इन्हीं लोगों से मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है। क्या बनता है बच्चे? समाज। तो ध्यान देना है, जहाँ लोग होंगे तो उन्हीं लोगों से मिलकर क्या बनेगा? समाज बनेगा। अब इस समाज में कई प्रकार के लोग होंगे। इस समाज में कई समाज जो होगा बेटा, आप कह सकते हैं कई वर्गों में विभाजित होगा। कई वर्गों में विभाजित होगा। तो ध्यान देना है, ये समाज है और समाज जो है कई वर्गों में क्या है भैया? विभाजित है। और जब कई वर्गों में विभाजित है तो सभी वर्गों की अपनी अलग अलग एक इच्छाएं होंगी। जाहिर सी बात है, उनकी इच्छाएं भी बच्चे क्या होंगी? अगर वर्गों में विभाजित है तो इनकी इच्छा भी जो क्या होगी? इच्छा भी अलग अलग होगा, अलग अलग होगी। जब इच्छाएं भी अलग अलग होगा तो इसके कारण इनका आपस में अपनी इच्छाओं की पूर्ति को लेकर आपसी संघर्ष होगा। जब बच्चे इच्छाएं अलग अलग है, इच्छाओं के अलग अलग होने से जानते हैं इनमें आपसी क्या होगा? आपसी संघर्ष होगा। क्या होगा बच्चे? आपसी संघर्ष होगा। और जो आपसी संघर्ष होगा तो इस संघर्ष जो होगा तो इस संघर्षों के कह सकते हैं विवाद होगा। तो विवादों का निपटारा। अब देखो बच्चे, तो विवादों का जो निपटारा है, तो विवादों का निपटारा दो आधारों पर किया जाता था। पहले यही चीजें अगर ध्यान देना, अगर हम प्राचीन काल की बात करेंगे तो प्राचीन काल में इन विवादों का निपटारा जो होता था किसके माध्यम से होता था बच्चे? राजा के माध्यम से। किससे होता था? राजा के माध्यम से। राजा कर लेता था। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजशाही व्यवस्था को हटाकर इन विवादों को निपटारा करने के लिए हमको क्या चाहिए बच्चे? पुलिस चाहिए। पुलिस एवं सेना की आवश्यकता पड़ेगी। अब पुलिस और सेना को इनको पावर कहाँ से मिलेगा बेटा? तो पावर कहाँ से मिलेगा? संविधान से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? संविधान से मिलेगा, अर्थात कानून से मिलेगा। तो कानून कुछ, संविधान कुछ नहीं। अब सीधे सीधे बात हम कर सकते हैं कि जो अनेक प्रकार के विवाद हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं हो, समाज में जो व्याप्त बुराइयां हों, उनको समाप्त करने के लिए एक विधि बनाई गई है, एक कानून बनाई गई है। और उन्हीं कानून में जो जो बातें इंगित की गई है उन्हीं का संकलन ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। उन्हीं का संकलन क्या कहलाता है प्यारे? संविधान। तो संविधान कुछ नहीं, संविधान एक प्रकार से अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे बच्चे तो क्या लिखेंगे? संविधान यह कह सकते हैं यह एक प्रकार की विधि है, कानून है। यह एक प्रकार की विधि है जो जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है, जो देश के शासनिक, प्रशासनिक सेवाओं का संचालन करता है। क्या करते बच्चे? तो ध्यान देना है, यह एक प्रकार की विधि है जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है, जो देश के शासनिक प्रशासनिक सेवाओं का क्या करता है बच्चे? संचालन करता है। मतलब इन्हीं के माध्यम से शासन प्रशासन को चलाया जाता है। तो एक प्रकार से शासन प्रशासन को चलाने वाली एक क्या है? विधि है, कानून है। बात समझिए, संविधान किसे कहते हैं बच्चे? अब ध्यान देना है। तो जहाँ पे तो ध्यान देना। और एक बात और समझ ले बेटा, अगर यहाँ से कर सकता है क्वेश्चन ग्रुप में, यह एक सैद्धांतिक पक्ष है। अर्थात ये क्या बच्चे? एक सोच है, एक थॉट है, एक विचार है। तो ध्यान देना, यह एक सैद्धांतिक पक्ष है। तो बात समझ चुके, संविधान किसे कहते हैं? आइए, अगर आप संविधान समझ लीजिए बेटा, तो आइए आगे हम लोग समझते हैं आगे की बातें। अब देखिए, संविधान हमने समझा, संविधान कहते किसे है। तो ध्यान देना बच्चे, एक होता है बच्चे और ही शब्द आता है, एक होता है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि राज्य व्यवस्था संविधान एक ही क्या?
तो संविधान को तो हम लोग बोलते हैं बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटी। तो ध्यान देना बच्चे, जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है ना, इसके बारे में समझिए बेटा। ये सैद्धांतिक पक्ष है, एक विचार है। अब इन विचार, ये क्या है बच्चे, एक तरीके से कह सकते हैं यह विचार है। ये क्या है, विचार है। अब इन विचारों को जो प्रयोग में ला दे, इन विचारों को जो प्रयोग में ला दे वो राज व्यवस्था है। जो भी विचार, जैसे अगर मान लीजिए अगर संविधान में बात लिखी गई है, कानून आर्टिकल 14 कहता है कि कानून सभी की नज़रों में क्या है, कानून नज़र में सभी एक समान है, विधि की नज़र में सभी क्या है, एक समान है। तो बात कह देने भर से मान्य तो हो नहीं जाएगी। कानून सभी की नज़र में क्या है, एक समान है, तो क्या उनके कह देने भर से बात मान ली जाएगी क्या? नहीं ना। तो इनको लागू करवाने के, अगर कोई भी कानून को कह रहा है कि विधि की समझ से अगर कोई समानता के उल्लंघन कर रहा है तो वहाँ दंड देने का काम, उन्हें लागू करवाने का काम कौन करेगा बच्चे? राज व्यवस्था करेगा। जैसे मैंने कहा आर्टिकल 14 में, आर्टिकल को मैं इतना ही लिखूंगा, आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, विधि के समक्ष समानता। अभी इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। अब विधि के समक्ष समानता जो है, ये बात कहाँ पर है, तो विधिक समक्ष समानता कहाँ है, तो ध्यान देना, विधिक समक्ष समानता की अगर बात करेंगे तो ध्यान देना, ये कहाँ है, आर्टिकल 14 में है, संविधान में है। आर्टिकल 14 में है, कहाँ है, संविधान में है। पर क्या है, संविधान में सिर्फ इस बात को लिख देने से कोई इसे मान लेगा क्या? क्या इस बात को लिख देने से कोई मान लेगा क्या? नहीं। तो इस पे जो जोर देता है, जो इसे लागू कराता है, इसे लागू कराने का काम कौन करेगा? तो लागू कराने का काम बच्चे कौन करेगा? तो लागू कराने का काम राज व्यवस्था करता है। तो अर्थात यह एक प्रकार से कह सकते हैं बच्चे, राज व्यवस्था एक प्रकार क्या है बेटा, व्यवहारिक पक्ष है। कैसा पक्ष है? व्यवहारिक पक्ष है। मतलब एक प्रकार से इसे प्रयोग में लाता है। तो कोई भी आर्टिकल इंटू बड़ी हो गया तो उसे प्रयोग में लाने का काम राज व्यवस्था करता है, जबकि संविधान एक प्रकार विचार है, एक प्रकार सिद्धांत, एक प्रकार कानून का विध है। बात समझ गए क्या? बात समझ गए? तो देखिए, आप समझिए। अब आइए हम लोग देख ले रहे हैं आपके यूपीएसआई 2025 में भारतीय संविधान से आपको राज व्यवस्था नहीं पढ़ना, वो संविधान पढ़ना है। तो संविधान में देखते हैं कौन कौन से हमारे सिलेबस है बच्चे। तो देखेंगे, आप लोग डालेंगे यूपीएसआई 2025 भारतीय संविधान का अध्याय। तो हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे यूपीएसआई में कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे पढ़ेंगे, जहां से हमारे क्वेश्चन आएंगे बच्ची। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ तो एकदम मैं आपको शुरुआत से बता दे रहा हूँ। अब यही नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ तो ध्यान देना है कि ये लगभग हर एक एग्जाम में काम करेगा। जैसे बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ऐतिहासिक विकास। क्या देखेंगे बच्चे? ऐतिहासिक विकास कि कैसे संविधान बना, इसकी हिस्टोरिकल लाइफ क्या है इस जीवन में, कि संविधान बनने के समय क्या संविधान तुरंत हमने बना दिया, कि इसको बनाने के पहले इसके कुछ और इतिहास भी है। तो इसका ऐतिहासिक विकास देखेंगे बच्चे। जब ऐतिहासिक विकास देखेंगे तो दूसरा देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कि संविधान निर्माण करते समय कौन कौन सी प्रक्रिया है, कौन कौन से एक्ट है जिसके तहत संविधान हमारा बन गया। तीसरा चैप्टर देखेंगे बच्चे, हम लोग देखेंगे भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है, मतलब अर्थात हम लोग राज्यों के बारे में, राज्य संघ के बारे में पढ़ने वाले टॉपिक है, जो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। चौथा टॉपिक होगा बच्चे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। क्या पढ़ेंगे? नागरिकता, जो आपके 5 से 11 आएगा। कहाँ आएगा? 5 से 11 आएगा। इसके बाद आएंगे हम लोग बच्चे, हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे बेटा DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा FD, फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब मौलिक
कर्तव्य पढ़ेंगे। इसके बाद सीधे बच्चा मैं यहाँ एक टॉपिक लिखूंगा, संघ सरकार, संघ सरकार पढ़ेंगे बच्चे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी साथ साथ राज्य सरकार पढ़ेंगे। जब राज्य सरकार पढ़ेंगे बच्चे तो यहीं पर देखो, यहाँ जब पढ़ेंगे तो आपको राष्ट्रपति, यहीं पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको मैं पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाऊंगा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाऊंगा, यहीं पर आपको प्रधान मंत्री के बारे में पढ़ाऊंगा, यहीं पर आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ाऊंगा, यहीं पर मैं आपको पढ़ा दूंगा किसको, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा दूंगा बच्चे, समझ रहे हैं। यहीं पर आपको नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इस टॉपिक को पढ़ा दूंगा। तो ये सारे टॉपिक बच्चे हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। इसका जैसे राज्य सरकार पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल, इन सभी पदों को यहाँ देख लेंगे बच्चे। जब राज्य सरकार पढ़ लेंगे बेटा, इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा आएगा, तो अगला टॉपिक हमारे पास रहेगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान रखें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। इसके बाद बेटा यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात लोकल गवर्नमेंट। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चे, ध्यान देना है, निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहीं से हम लोग पढ़ेंगे भाषा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, भाषा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे विशेष वर्ग के लिए पढ़ेंगे। फिर यहीं पर हम लोग डाल देते हैं न्यायपालिका पढ़ेंगे बच्चे, न्यायपालिका पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी टॉपिक है हम लोग वन वन करके क्या करेंगे, पढ़ते हुए सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट होने मैंने बता दिया, आपका सब्जेक्ट है जो आपके यूपीएससी में 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब कहने बोला बेटा टॉपिक इसी में आ जाता है क्या, जब पढ़ाऊंगा केंद्र एवं राज्य संबंध, ये भी पढ़ाऊंगा। तो मतलब कहने मतलब है जो भी टॉपिक है मैं ये यहाँ लिख दे रहा हूँ विश्लेषण के रूप में, विविध। अब जैसे संशोधन हो, सारी चीजें हमको वन वन करके पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले ऐतिहासिक विकास, पर ऐतिहासिक विकास से पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात समझते हैं क्या, कि किस तरीके से हमारी सरकार, हमारे देश के अंदर कोई कानून बनने की क्या प्रक्रिया होती है, और प्लस हमारे यहाँ किस तरीके से कोई बॉडी कैसे काम करती है ना। तो थोड़ा सा फंक्शन को समझ लेते हैं, फिर हिस्टोरिकल लाइफ पे आते हैं। आप नोट्स जैसे बना रहे हो यही कंटिन्यू बनाइए, क्योंकि देखिए वो आपका नोट्स है, आपका नोट्स है, आप चाहे जैसे बनाइए, उस पर कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, सिलेक्शन पे ही अवार्ड मिलने वाला है। तो मेन मुद्दा है सिलेक्शन का। ताइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं बेटा, जैसे अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में सरकार है बच्चे, क्या है, गवर्नमेंट है। ये जो सरकार है प्यारे ना, तो इस सरकार के कुल ध्यान देना कितने बॉडी होते हैं, इसके कुल बच्चे 3 बॉडी होते हैं। कितने बॉडी होते हैं, 3। एक का नाम है बेटा विधायिका, क्या नाम है, एक का नाम है विधायिका नाम है, एक का नाम है बच्चे कार्यपालिका नाम है प्यारे, कार्यपालिका, और तीसरे का नाम है बच्चे न्यायपालिका। क्या नाम है भैया, न्यायपालिका। तो देखो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ध्यान देना बच्चे, ये 3 संस्थाएं होती हैं जिसके माध्यम से हमारे देश में संचालन हो रहे हैं हमारे संविधान का। इसी तीनों संस्थाओं के माध्यम से हमारे देश के अंदर संविधान को लागू कराया जा रहा है, चालू कराया जा रहा है, लागू दंड कराया जा रहा है, सारे कार्य यहीं से हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है। तो देखेंगे, और जैसे इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव बोलते हैं बेटा, इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ऐसे जुडिशरी बोलते हैं। तो ध्यान देना विधायिका का मतलब क्या होगा, यह एक ऐसी संस्था है जो विधि का निर्माण करती है,
जो विधि का निर्माण करती है बेटा, तो ऑलरेडी आप कह सकते हैं विधायिका एक ऐसी संस्था होती है जो हमारे यहाँ कानून निर्माण करने का काम करती है। अभी आके आपको बताऊंगा कानून बनेगा कैसे। फिलहाल अभी आप जानिए कि विधायिका एक ऐसी संस्था होती है जो क्या करती है, कानून बनाने वाली संस्था होती है। वही कार्यपालिका की बात करेंगे बच्चे, तो यह एक ऐसी संस्था है जो विधि को लागू कराती है। तो ये क्या करती है बच्चे, तो ये ध्यान देना, अमूमन ये विधि को लागू कराने वाली एक संस्था है। अब ध्यान देना, कार्यपालिका की अगर बात करेंगे तो कार्यपालिका को बच्चे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया प्यारे, दो भागों में। एक होती है जिसको बोलते हम लोग हैं प्रशासनिक कार्यपालिका बच्चे। एक होता है प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, और दूसरी होती है बच्चे, ध्यान देना है, राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका, तो ध्यान देना है, एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका, अब एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। अब जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है बच्चे, ये ध्यान देना है, ये स्थायी होती है। क्या होती है, स्थायी होती है। तो ये कैसी होती है बच्चे, तो प्रशासनिक कार्यपालिका कैसी होती है, स्थायी होती है। सेकंड बात ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो भी व्यक्ति होते हैं वह चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुन के आते हैं। मतलब उनका एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब जाकर उन्हें ये इस प्रशासनिक इकाई में आने का मौका मिलता है, अर्थात उनकी चयन की प्रक्रिया होती है। जैसे यहाँ कहने मतलब बच्चे, जितने IAS हो गए बेटा, IAS हो गए, IPS हो गए, IRS हो गए, ठीक है, तो ये जो पोस्ट है, ये सभी पोस्ट को प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग होते हैं, और इनको यहाँ लाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, चयन प्रक्रिया, अर्थात एग्जाम मेथड के माध्यम से तब इनका चयन किया जाता है। जबकि राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है बच्चे, वो क्या होती है, जब देखो यहाँ पे जब भी कोई आएगा तो उनका न्यूनतम कम से कम 60 वर्ष तक वो क्या करेंगे, कार्यरत रहेंगे। पर यहाँ ध्यान देना, ये कैसा होता है बच्चे, यह ध्यान देना है और स्थायी होता है। क्या होता है बच्चे, अस्थायी होता है, अर्थात ये परमानेंट नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे ध्यान देना है, निर्वाचन के माध्यम से, ये ध्यान देना है, निर्वाचन के माध्यम से हमारे राजनीतिक कार्यपालिका बनती है। जैसे जो आपके बच्चे, आप एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे बेटा हमारे पास क्या हो गई, विधायक हो गए, सांसद हो गए। ये जब जाते दिन का कितना होता है बच्चे, 5 वर्ष या बेटा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और फिर उसके बाद दोबारा अगर इलेक्शन जीतेंगे तो राजनीतिक कार्यपालिका के अंग बने रहेंगे, और वह नहीं जीतते हैं तो ये हार जाएंगे तो राजनीतिक कार्यपालिका के अंग से हट जाएंगे। तो कहने मतलब इनके आने का जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, निर्वाचन के माध्यम से होता है, इलेक्शन होता है। पर प्रशासनिक इकाई बनने के लिए इनका निर्वाचन नहीं बल्कि इनका चयन होता है, एग्जाम होता है। तो समझ रहे हो, इनकी दो बॉडी होती है, इस तरीके से फंक्शन करते हैं। अब बात आती है बच्चे न्यायपालिका का, तो ध्यान देना, यह भी क्या है, यह एक ऐसी संस्था है जो विधि के उल्लंघन पर दंड देने का कार्य करती है। तो ये अमूमन क्या करती है बच्चे, तो ये ध्यान देना, दंड देने का काम करती है। और न्यायपालिका के अगर सीरीज को देखने की कोशिश करेंगे बच्चे, तो ध्यान देना है, ये न्यायपालिका की सीरीज हो जाएगी बच्चे इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ये हमारे पास क्या होता है बच्चे, हाई कोर्ट होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार से इनकी हायरार्की होती है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट से एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था, तो आप ध्यान दीजिए, मैं यही लिखवा दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कार्य। ऐसे कौन से मुख्य कार्य हैं, तो ध्यान दें बच्चे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कार्य। तो ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट के दो मुख्य कार्य हैं जिसको आपको याद करना है। यहाँ से पेपर बने हुए क्वेश्चन बनेगा आपको।
तो क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, यह दो या दो से आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ लिख रहा हूं मैं, यह दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा करता है। क्या करता है बच्चे, निपटारा करता है। तो जब दो या दो से अधिक राज्यों में किसी भी प्रकार के, जैसे जल विवाद हो गया, खनिज विवाद हो गया, तो किसी प्रकार के अगर आपसी विवाद होती है तो उस विवादों को निपटारा करने के लिए कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। एंड सेकेंड वर्क इसका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करना, अर्थात ये संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता होता है। अर्थात अगर संविधान जहां मौन हो जा रही है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट बार बार आके बताएगी इसका मतलब क्या है, मतलब उसके अर्थ का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा बच्चे, यह संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। तो ध्यान देना, यह संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। तो एक तरीके से हमारे सारे देश में देखेंगे तो विधायक का एक प्रकार से, अगर बच्चे मैं कहूँ तो विधायक का एक प्रकार से कानून बनाने वाली संस्था है। विधायिका एक प्रकार से क्या है, कानून बनाने वाली संस्था है, जबकि कार्यपालिका उस कानून को लागू कराने वाली संस्था है, और न्यायपालिका उस पे अगर कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उस कानून पे दंड देने का कार्य यही करता है बच्चे। तीसरी बात, आइए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसको ले लीजिए, मैं बगल हो जा रहा हूँ, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। अब हम सोचते हैं कि हमारे देश में अगर कानून बनता है तो कैसे बनता है। तो जैसे आप जानते हैं भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था की गई बच्चे, तो भारतीय संविधान, अगर भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे बच्चे, तो भारतीय संविधान में ध्यान देना है क्या है, संसद है। क्या बच्चे, संसद है। और संसद क्या है, संसद किस आर्टिकल तहत है बच्चे, आर्टिकल क्या है, तो ध्यान देना 79, और 79 के तहत संसद है। अब इस संसद के हम लोग कुल 3 अंग जानते हैं बच्चे, 3 अंग जानते हैं। अभी इन सबको आगे हम लोग पढ़ेंगे, पर ये जान लीजिए बस कानून बनता कैसे हमारा बताने का मेन उद्देश्य ये है। तो एक बच्चे हमारे पास होता है लोकसभा। क्या होता है, लोकसभा, जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं LS लिखते हैं। तो ये क्या होता है बच्चे, लोकसभा होता है। क्या होता है, लोकसभा होता है। दूसरा कौन सा होता है बच्चे, राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है, RS लिख देते हैं, राज्यसभा होता है बच्चे। और तीसरा क्या होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो ध्यान देना है, ये तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अब लोकसभा जो है इसका बच्चे ध्यान देना है, आर्टिकल क्या होता है, इसका आर्टिकल बच्चे 81 होता है, इसका आर्टिकल क्या होता है बच्चे 80 होता है, एंड इसका आर्टिकल क्या है बच्चे, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का जिक्र है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो आर्टिकल 52 में है। अब ध्यान देना, जो लोकसभा होता है बेटा, इसके थोड़ी सी फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें आगे बढ़ेंगे। जैसे इसे बच्चे हम लोग निम्न सदन कहते हैं। क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलेंगे, जनता का सदन बोलेंगे बेटा, इसी को प्रिय सदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिय सदन बोलेंगे। तो ध्यान देना, आर्टिकल ये 81 में इसे निम्न सदन, जनता सदन या प्रिय सदन के नाम से जानते हैं, जबकि बेटा इसे हम लोग उच्च सदन क्या बोलते हैं, इसे हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च सदन बनते हैं। या ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूँ तो इनका जो कार्यकाल होता है बच्चे, कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है बेटा, 5 वर्ष होता है, जबकि इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल कितना होगा बच्चे, 6 वर्ष होगा। कितना होगा, 6 वर्ष होगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको कानून बनेगा कैसे। तो अगर मान लेते हैं बच्चे, हमको समझना है, अगर कोई मान लेते हैं ए नाम की विधि, अगर ए नाम का कोई कानून है, अब ये नाम का कोई कानून है, ठीक है, तो ये नाम के कानून को हम चाहें तो उसे लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं, जिसमें भी मन करे उसे ला सकते हैं आप।
पानी खत्म हो गया क्या? देखिएगा, तो जैसे अगर कोई भी कानून बच्चे, अगर मान के चलिए हम लोग लोकसभा में ला रहे हैं, तो लोकसभा में जब ला रहे हैं बच्चे, तो इस लोकसभा द्वारा इस कानून को जब पास कर दिया जाएगा, तो यह पास होने बाद कहाँ जाता है? राज्यसभा के पास जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चे? राज्यसभा के पास जाएगा। और राज्यसभा के बाद यह अगर राज्यसभा भी इसे पास कर देती है, तो यह कानून कहाँ चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास बेटा एक पावर है। क्या पावर है? आर्टिकल 111 में वीटो पावर दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे? वीटो पावर। आर्टिकल 111 में वीटो पावर दिया गया है, जो इस बात की जानकारी देता है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो ए नाम का कानून, पहले ए नाम का कानून यहाँ पे है बच्चे, ये अब यही पास होकर फिर यहाँ आ गया, अब यही ए नाम का कानून कहाँ पहुँच गया? इनके पास पहुँच गया। तो जब अगर राष्ट्रपति जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है, या तो इस विधि में अगर कोई समस्या हो रहा है, तो इसे पुनः विचार के लिए भेज सकता है। क्या कर सकता है? इसे पुनः विचार के लिए भेज सकता है कि इसे फिर इसमें कमियां हैं, इन कमियों को दूर करके लाइए। दूसरा काम क्या कर सकता है? दूसरा काम ये कर सकता है कि यह इस जो कानून है, इसे या तो क्या करे बच्चे, इसे क्या कर सकता है? ये पुनः विचार के लिए भेज देगा बच्चे, या तो इसे क्या कर देगा बेटा? पास कर देगा, या तो तीसरा अपने पास रख लेगा। अपने पास रख लेगा मतलब देगा ही नहीं, शांतिपूर्वक रख लेगा। समझ रहे हैं? तो ध्यान देना है। तो राष्ट्रपति के पास ये क्षमता होती है कि किसी भी कानून को उसे विचार करने के लिए भेज सकता है, फिर उसे क्या कर सकता है? या तो पास कर सकता है, या तो उसे अपने पास रख सकता है। अब उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है। पर हाँ, यहीं पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति तानाशाह ना हो पाए। तानाशाह मतलब जैसे राजा जैसे निरंकुश ना हो पाए, क्योंकि अगर मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा मिलकर कानून को पास कर राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं और राष्ट्रपति बार बार उसे रद्द कर दे रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि राष्ट्रपति इन सभी लोकसभा राज्यसभा के ऊपर भारी पड़ जा रहा है। तो लोकसभा राज्यसभा को भारी न पड़ पाए, इसमें एक बातें और इंगित की गई है। अगर यही ए नाम का कानून मान लीजिए लोकसभा पास किया, राज्यसभा पास किया, फिर कहाँ चला गया? राष्ट्रपति के पास चला गया। तो राष्ट्रपति तो इसे पास कर दे, अगर पास कर दे ठीक है, अगर नहीं पास किया तो पुनः विचार के लिए भेजा। तो अगर पुनः विचार के लिए इसे भेज दिया और अगर यह फिर से लोकसभा द्वारा राज्यसभा द्वारा पास करके इसे दोबारा अगर राष्ट्रपति के पास जाता है दोबारा, तो फिर राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य है कि उसे उस कानून को पास करना ही होगा। अगर एक बार उसे पुनः विचार के लिए भेज सकता है और दोबारा पुनः विचार के लिए नहीं भेजेगा, पुनः उसे पास करना क्या है बच्चे? अनिवार्य है। राइट? तो आप ये जान चुके बच्चे। अब आइए हम लोग अपने अध्याय की तरफ चलते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे। अभी तक तो हमने एक संविधान की समझ बना रहे थे कि हम लोग संविधान में जैसे पढ़ते हैं तो कैसे देश चलता है, कैसे कानून बनता है, क्योंकि बार बार ये बातें बीच बीच में इंगित होती रहेंगी, बार बार आती रहेंगी, तो आपको कम से कम पता तो रहे ना होता क्या है। क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को तो ये मान के चलता हूँ उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा है, जीरो से मानते हैं। पर आप टैलेंटेड है, आपको आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर जीरो से लेकर आपको हाई लेवल तक पढ़ा देंगे, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए। समझ रहे हैं? आइए अब हम लोग सोचते हैं बच्चे अपने, आइए मुख्य टॉपिक पर इंटर करते हैं। अब आज का हमारा मुख्य टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐतिहासिक विकास, जिसे हम लोग 2 पार्ट में आपको क्लास को खत्म करेंगे। ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का तो हम लोग समझने वाले हैं ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का। तो अगर ऐतिहासिक विकास की बात हम लोग करेंगे तो ध्यान देना है, हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास कि संविधान बनते समय कौन सी क्या क्या प्रक्रियाएं हुई। तो आइए अगर देखा जाए तो इस ऐतिहासिक विकास को पढ़ते समय बेटा, ऐतिहासिक विकास को पढ़ते समय इसे 2 चरणों में बांटा गया है। 2 चरणों के माध्यम से समझा जा सकता है।
अब दो चरणों के माध्यम से कैसे समझेंगे बेटा, तो ध्यान देना, माना जाता है कि इसका विभाजक रेखा जो है बेटा कितना है 1858, कितना है 1858। अब ये कहा जाता है बच्चे 1858 को हम लोग मानते हैं विभाजक रेखा संविधान के बनने के पीछे। अगर हम लोग चलते हैं इसके पहले चलेंगे, क्या चलेंगे बेटा, पहले, तो माना जाता है, देखो आपके बुक में लिखा होगा, कितना लिखा रहेगा 1773 से लेकर कितना लिखा रहेगा 1958 तक। तो 1773 से 1958 तक माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है। क्या चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। पर मैं आपको यहाँ ध्यान देना, आपके बुक में यही लिखा होगा 1773 से लेकर कितना होगा 1858 तक। यहाँ पर जो प्रशासन की भूमिका देखेंगे, यहाँ देखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, कि ऐसे लिख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन। तो एक तो हम लोग बच्चे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन, और दूसरा अगर इसके बाद जाते हैं बच्चे, अगर बाद की बात करेंगे बेटा, तो ध्यान देना 1858 से लेकर 1947 तक, कहाँ तक देखेंगे 1947 तक, इसको माना जाता है बच्चे, ध्यान देना है, ब्रिटिश ताज का शासन। तो ध्यान देना है, अगर मैं आपसे कहूं तो 1858 से लेकर 1947 तक को हम लोग क्या मानते हैं, ब्रिटिश ताज का शासन। अर्थात अभी यहाँ ब्रिटिश संसद के द्वारा इस दौरान में क्या किया जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने का, रेगुलेट करने का कार्य किया जाएगा। सिर्फ कंपनी को रेगुलेट करने का काम किया जाएगा। पर वहीं 1858 के बाद अगर हम भूमिका देखते हैं, तो यह कंपनी को एक मात्र एजेंसी बना देते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से भारत पे ये नियंत्रण स्थापित करना प्रयास करने लगते हैं। इसीलिए इसे हम लोग दो वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। अगर आप समझना चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखना चाहें तो लिख लेंगे आप लोग कि ब्रिटिश संसद के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट एवं कंट्रोल का कार्य किया जाता था। मतलब यहाँ से क्या किया जाता था बच्चे, कि ब्रिटिश संसद के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट एवं कंट्रोल करने का कार्य किया जाता था। पर जस्ट आप यही देखेंगे, ब्रिटिश ताज के अंदर देखेंगे, तो यहाँ से अब क्या होगा बच्चे, ब्रिटिश संसद के माध्यम से क्या लिखेंगे बेटा, ब्रिटिश संसद के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भारत पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यहाँ से क्या हो जा रहा है कि ब्रिटिश संसद के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भारत को कंपनी को क्या किया जाता है, नियंत्रण स्थापित किया जाता है। समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको दो भागों में वर्ग करके आप पढ़ सकते हैं। एक तो 1858 की कहानी को जब पहले चलेंगे तो आप यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के माध्यम से इसे कंपनी को रेगुलेट करने का कार्य किया जाता है, कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। पर वहीं पर अगर 1858 से लेकर अगर 1947 तक देखते हैं तो ब्रिटिश ताज का शासन हो जाता है, अर्थात वहाँ के ब्रिटिश क्राउन का शासन हो जाता है, जहाँ से ब्रिटिश संसद के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भारत पर नियंत्रण स्थापित करने को देखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे बच्चे, इस पार्ट को पढ़ेंगे। अब देखिएगा इन दोनों के बीच में कौन कौन से एक्ट हम लोग को पढ़ने हैं, आइए उनको भी समझ लेते हैं। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब देखेंगे बच्चे। तो हमने कहा अगर हम लोग ऐतिहासिक विकास पढ़े बच्चे, क्या पढ़े हैं, ऐतिहासिक विकास।
अगर ऐतिहासिक विकास की बात करेंगे तो हमने कहा इसे दो चरणों में पढ़ना है बेटा। एक तो हम लोग को पढ़ना है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और दूसरे पढ़ना है ब्रिटिश ताज का शासन। इसे हम लोग दो और पढ़े, तो इसमें ध्यान देना, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को देखेंगे इसमें कौन कौन से एक्ट हमको पढ़ने हैं, तो मैं आपको पूरे एक्ट बता दे रहा हूँ इसमें कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं जहाँ से हमारे प्री के क्वेश्चन बनने वाले हैं ना। तो देखिएगा, आपको आपके बुक में चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, आप कोई भी पढ़ेंगे, सुभाष कश्यप पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट आपको अपनी कहानी जो मिलेगी 1773 से मिलेगा। पर इसकी भूमिका को बनाने के लिए हम 2-3 एक्ट और पढ़ेंगे बच्चे। तो हम लोग अपनी कहानी जो स्टार्ट करेंगे 1600 एक्ट से स्टार्ट करेंगे बेटा। 1600 पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे 1726 का एक्ट पढ़ेंगे बेटा। फिर उसके बाद आएगा 1773 का एक्ट पढ़ेंगे बच्चे। 1773 बाद पढ़ेंगे 1781 का एक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1784 का 1784 का एक्ट पढ़ेंगे बेटा। फिर ध्यान देना 1700 बीच में ही आएगा 84 + 86 दोनों। इसके बाद 1793 का एक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1793 का एक्ट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे 1813 का एक्ट पढ़ेंगे। फिर 1833 का एक्ट पढ़ेंगे। फिर 1853 का एक्ट पढ़ेंगे। राइट, तो ये सारे एक्ट आपको जो मैंने लिखा हूँ एक एक करके सबको पढ़ेंगे। 1600 का एक्ट, 1726 का एक्ट, 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट और 1853 का एक्ट। तो ध्यान देना 84-86 दोनों को देखेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें जो है इसमें पढ़ेंगे। और जब हम लोग ब्रिटिश क्राउन में आएंगे, इसी ब्रिटिश क्राउन में जब हम लोग पढ़ने चालू करेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे भैया? तो ध्यान देना, इसमें पढ़ेंगे 1858 का एक्ट पढ़ेंगे। 1858 का एक्ट पढ़ेंगे। यहीं पर 1861 का एक्ट पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? 1861 का एक्ट पढ़ेंगे। यहीं पर फिर पढ़ेंगे 1892 का एक्ट पढ़ेंगे बच्चे। फिर आप लोग को ध्यान देना, यहीं पर फिर हम लोग पढ़े 1892 का एक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे 1909 का एक्ट पढ़ेंगे। फिर यहीं पर 1919 का एक्ट पढ़ेंगे। और फिर यहीं पढ़ेंगे 1935 का एक्ट पढ़ेंगे, 35 का। और फिर पढ़ेंगे 1947 का स्वतंत्रता एक्ट। क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता एक्ट। तो आप इतने सारे चीज़ों को अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो ऐतिहासिक विकास से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो 1600 एक्ट, 1726 का एक्ट, 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट, इनको हमको 1-1 करके क्या करना है बच्चे? पढ़ना है। ठीक है, तो आइए आज आपको मैं इन 2 एक्ट के बारे में आज बताता हूँ, क्योंकि क्लास बहुत लंबा न हो जाए। बाकी 1 से 2 क्लास में हिस्टोरिकल लाइफ को हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेटा 1600 एक्ट और फिर 1726 का एक्ट। ठीक, तो आइए आपको यहाँ तक की बातें समझ आएंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब से मैं पानी पी ले रहा हूँ। आइए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे। चल, तो देखिए आप लोग हेडिंग बनाइएगा अच्छे सभी लोग। डालेंगे 1600 का चार्टर एक्ट। अब देखो जी, इसके तहत क्या क्या बातें की गई। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ होता क्या है। सबसे पहली कहानी समझिएगा इस एक्ट के तहत। सबसे पहली कहानी इसमें ये घटित होगी बेटा, आप बताऊं 31 दिसंबर 1600 को क्या होता है बच्चे? लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। क्या होती है प्यारे? तो क्या होता है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब होती है? 31 दिसंबर 1600 को। अब बात ये आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खोला किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी को खोला किसने बच्चे?
तो ध्यान देना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लोग इसे ओपन किए थे उनको हमने कहा था बेटा सीओपी कहा। क्या कहा? सीओपी। क्या कहा? सीओपी। जो ने ईस्ट इंडिया कंपनी खोले थे उसे सीओपी बोले। इससे हम लोग बोलते हैं इसको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो ध्यान देना, इन्हें हम लोग कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बोलते थे। और ये सीओपी लोग थे कौन? ये ध्यान देना है, 1000 पाउंड शेयर वाले लोग थे। ये कौन थे बच्चे? 1000 शेयर पाउंड वाले लोग थे, जिन्होंने 1000 पाउंड शेयर लगाकर, जिनको हम लोग कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहा, इन्हीं लोगों ने मिलकर क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। क्या किया बच्चे? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। अब ध्यान देना है, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। किसने कर दिया? सीओपी ने किया। सीओपी कौन है? 1000 पाउंड शेयर वाली एक संस्था थी। अब ये अपने कंपनी के नियंत्रण के लिए, अपने कंपनी को क्या करने बच्चे? तो ध्यान देना है, कंपनी, ध्यान देना है, इन्होंने कंपनी के नियंत्रण एवं संचालन हेतु, इन्होंने कंपनी के नियंत्रण एवं संचालन हेतु एक संस्था का निर्माण किया। एक संस्था का निर्माण किया, जिसे ध्यान देना है, एक संस्था का निर्माण किया बच्चे, जिसे ध्यान देना हमने सीओडी कहा। क्या कहा? सीओडी कहा, जिसे हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उस ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम करेगा और किस तरीके से वह नियंत्रण में रहेगी, किसी प्रकार कोई समस्या न उत्पन्न हो पाए, इसके लिए सीओडी की नियुक्ति होती थी। पर ये सीओडी को चयन कौन करता था? सीओपी के लोग ही, ध्यान देना, सीओपी के लोग सीओडी का नियुक्ति करते थे। जरा सोचिएगा, अब ध्यान देना है कि सीओपी एक संस्था है जो ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, और सीओडी जब संस्था खोली तो इन्होंने अपने कंपनी संचालन हेतु एक सीओडी बनाया, और सीओडी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको चुनने का काम भी कौन करती थी? सीओपी करती थी। तो कंपनी तो लंदन में स्थापना होगी इसकी। जब लंदन में स्थापना हो गई तब बात रही कि इस कंपनी को अब आगे बढ़ाना है, इसके व्यापार को आगे बढ़ाना है। तो व्यापार करने के लिए इनका सबसे बढ़िया नजरिया था पूर्वी देशों में, क्योंकि पूर्वी देशों में मसालों को लेकर, वहाँ कपास को लेकर अधिकता थी, उत्पादन भी अच्छा था और बड़े सस्ते मिल जा रहा था, समझ रहे हैं। और सी रूट भी खोज हो चुकी थी, तो अगर कपास भी मिल जा रहा था, मसाले भी मिल जा रहे थे, और जो ब्रिटिश, जो कह सकते हैं यूरोप कंट्री थी, यूरोप कंट्री में मसालों की मांग प्लस कपास की मांग, इन सब की बहुत ज़्यादा थी। अब मन में आएगा कि इनकी मांग क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि ध्यान देना, जब यूरोप कंट्री को आप देखें, यूरोप कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट क्या है? 30 डिग्री के ऊपर है, 30 अंशांश के कहाँ है बच्चे? ऊपर है। अब जितने ही लेटीट्यूड ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर कम होते जाता है, वहाँ पे तापमान कम होगी, ठंड की अवस्था होगी, और ठंड की अवस्था में जो गर्म चीज़ें होती हैं वो खाने में काफ़ी लजीज होते हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं, और ठंड से बचने के लिए भी ज़रूरत है। इसीलिए एक तरीके से मानिए तो पूर्वी देशों से ये व्यापार करना चाहते थे। अब पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए ये कहाँ जाते हैं? ब्रिटिश कहाँ जाते हैं? उस समय वहाँ की रानी थी महारानी एलिजाबेथ। कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। तो महारानी एलिजाबेथ से ये क्या करते हैं? 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो इस एक्ट से कुल मिला के कंपनी की स्थापना तो हो गई थी। स्थापना के दौरान इस एक्ट में कार्य क्या हुआ? इस एक्ट के तहत कार्य, इस एक्ट के तहत बच्चे यही कार्य हुआ। क्या हुआ कार्य? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों से 15 वर्षों के व्यापार का
एकाधिकार प्राप्त कर लिया, मतलब कर लिया था। इसका मतलब ये है कि अब पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार होगा ना, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग करेंगे और यूरोप कॉन्टिनेंट के और कोई मेंबर नहीं करेंगे। सिर्फ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। तो इस एक्ट के तहत सबसे पहला काम यही किया गया कि इसमें पहला काम यही किया गया, महारानी एलिजाबेथ के साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया गया। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। सबसे बड़ी मुख्य कार्य यहाँ पे यही था। अब यहीं पर पहली बार लंदन में स्थापना होती है। अब ये लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना होती है तो इसी कंपनी को कहाँ स्टेब्लिश किया गया? इंडिया में। कहाँ किया गया? इसी की संस्था कहाँ खुली गई? इंडिया में खुला गया। अब इंडिया से क्या करेंगे? ये मसालों के, कपास के, इन सभी चीज़ों के क्या करेंगे? व्यापार, ट्रेड अर्थात करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए इनको अनुमति चाहिए थी। तो यही अनुमति इस एक्ट के तहत महारानी एलिजाबेथ से ये बच्चे क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़े। ठीक है, आइए। तो यही कहानी थी। 1600 का चार्टर एक्ट था। ठीक, अब आइए हम लोग समझते हैं 1726 का चार्टर एक्ट उठा। अब लोग कौन सा समझेंगे? 1726 चार्टर एक्ट। देखो जी, पहले हम लोग समझेंगे, देखो किसी चीज को पढ़ने के पहले हम लोग समझेंगे पहले समस्या है क्या, और फिर उन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए। समझ रहे हैं? तो देखो जी, यहाँ पे आपको समस्या देखना है बच्चे, तो आपको बताता हूँ। देखो जी, ये हमारा इंडिया है। इंडिया, थोड़ा सा मैप बना दो अच्छा से, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए यार। और क्या, चलो अपने कहने मतलब ये हमारा इंडिया एक जैसा लग रहा है, समझने की बात है। अब देखो, उसमें इंडिया में कुल 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई थी, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार को कर रही थी। कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसियां थी बच्चे? तो 3 प्रेसिडेंसी हमारे पास जो थी, एक तो ध्यान देना यहाँ पे था, इससे एक यहाँ पे था बच्चे। एक प्रेसिडेंसी कहाँ थी ये बच्चे? एक यहाँ पे था। ये कहाँ था बच्चे? यहाँ पे था। अब ये कहाँ था प्यारे? यहाँ था। तो जो ये प्रेसिडेंसी थी, इसे हम लोग बोलते थे, ध्यान देना है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। इसे बोलते थे कलकत्ता प्रेसिडेंसी। यहाँ पे जो था बच्चे, इसको बोलते थे मद्रास प्रेसिडेंसी। क्या बोलते थे? मद्रास प्रेसिडेंसी बोलते थे। इसके बाद अगले बात करेंगे कि यहाँ जो था, इसको बोलते थे बच्चे बम्बई प्रेसिडेंसी। क्या बोलते थे? बम्बई प्रेसिडेंसी। तो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। कौन कौन सी थी? बम्बई थी, मद्रास थी और कलकत्ता थी। तो इसमें हुआ क्या, इस एक्ट में इसमें हुआ गया, ये जो बम्बई प्रेसिडेंसियाँ थी, ये तीनों जगह ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम कर रही थी। पर इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए बच्चे, इन तीनों प्रेसिडेंसी, जो ये प्रेसिडेंसी हो गया, ये हो गया, प्लस ये हो गया, इन तीनों के लिए कानून का निर्माण कौन करती थी बेटा? तो ध्यान देना, अगर मैं इनकी बात करूँ तो मैं इस बात को ऊपर लिख रहा हूँ बच्चे, इन्हीं बातों को। तो ध्यान देना, इन तीनों प्रेसिडेंसी के लिए कानून का निर्माण लंदन में स्थित बीओसी किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ध्यान देना, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए कानून का निर्माण लंदन में स्थित बीओसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से होता था।
तो ध्यान देना है, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए कानून का निर्माण लंदन में स्थित BOC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से होता था। अब देखो जब होता था तो इसी बताओ, लंदन में बैठी BOC जो है ये बात का कैसे निर्णय ले सकती है कि बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थिति कैसी है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी की स्थिति कैसी है, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थिति कैसी है। तो सही तरीके से इसका आकलन नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर यह समस्या था। तो इसी समस्या का निराकरण करने के लिए 1726 का चार्टर एक्ट आता है। क्या आता है? 1726 का चार्टर एक्ट आता है। तो इस एक्ट के तहत कहा क्या जाता है बच्चे, तो यहाँ से इस एक्ट के तहत ये तो समस्या होगी बेटा, अब इसका निवारण क्या था, क्या कार्य किया गया बच्चे यहाँ से, तो यहाँ से कार्य ये किया गया बच्चे, क्या किया गया, इन तीनों प्रेसिडेंसी को स्वतंत्र कर दिया गया एवं तीनों प्रेसिडेंसी में गवर्नर की नियुक्ति किया गया, जो अपने प्रेसिडेंसी के लिए कानून का निर्माण करेंगे। क्या किया गया? इस नियम के तहत तीनों प्रेसिडेंसियों को स्वतंत्र कर दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी को, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को, मतलब कलकत्ता के बीच हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी, क्या बोलते हैं, बंगाल। तो ध्यान देना है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी को कह दिया गया आप अपने लिए कानून बनाओ, मतलब एक तरीके से यहाँ कह सकते हैं कि पहली बार हमको विकेंद्रीकरण की भावना दिखाई दी, जहाँ शक्तियों का बंटवारा हो जाए। तो कह सकते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। क्या किया गया? विकेंद्रीकरण किया गया। तो यहाँ से शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। तो देखो आज हमने ये सारी चीज़ें समझे। तो क्या क्या समझे बच्चे? अगर ध्यान समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमने ये समझने की कोशिश किया कि संविधान, एक हमको भारतीय संविधान पढ़ना है, इसके एक मूलभूत परिचय जो आप लोग को अमूमन पता है। फिर इसके बाद हमने समझा कि संविधान कहते किसे हैं बेटा। फिर हमने समझा संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है, क्या एक कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये समझा। फिर हमने आपको समझा कि हमारे UPSI में भारतीय संविधान का अध्याय में कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, इन पाठ्यक्रमों को समझा। फिर इसके बाद मैंने कहा आपको, फिर समझा कि सरकार हमारे यहाँ किस तरीके से कार्य करती है, कैसे उसके अंग क्या क्या कैसे फंक्शन करते हैं। फिर हमने समझा कि किसी भी कानून को बनाते समय भारत में क्या प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को समझा। फिर इसके बाद हमने समझा ऐतिहासिक विकास आपका चैप्टर डाला, उस चैप्टर में हमने इनको समझना चालू किया। तो हमने कहा कि आपको हिस्टोरिकल लाइफ को 2 वर्गों में बांटकर पढ़ना है, जिसमें आपको मैंने बता दिया कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं। इसके बाद मैंने आपको 1600 का चार्टर एक्ट पढ़ाया, और फिर क्या पढ़ा बच्चे, 1726 का चार्टर एक्ट पढ़ा दिया। तो ध्यान देना, आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं अगले क्लास में लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, और आपको क्लास जैसा भी लगा होगा अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हाँ, और आप लोग UPSI का एग्ज़ाम कभी भी मान के चलिए कि अभी बीच में आपको 23 जुलाई को RO की एग्ज़ाम है क्या, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 23 जुलाई RO की एग्ज़ाम है। तभी जहाँ तक है जुलाई के बाद ही आपका SI की एग्ज़ाम होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ TGT PGT ये सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।